अनुभव रहा उसके बारे में? अनुभव एकदम से मुझे मेंटली और फिजिकली ये पहाड़ ने एकदम टेस्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपीडिशंस जो होते हैं जो इससे पहले मैंने किए थे वो लगभग 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन में पूर्ण होते थे, पर ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का एक एक्सपीडिशन था। मैं 2 अप्रैल को निकला था और मैं ऊपर पहुंचा समिट पे 17 मई को, तो मुझे 45 दिन लगे पहुंचने में और रिटर्न में आया 52 दिन के बाद। तो इतना जब बड़े ड्यूरेशन का जब आप एक्सपीडिशन पे होते हो तो आपको हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ास करके वो रीजन जहाँ पे खुम्बू रीजन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे एवरेस्ट लोकेटेड है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है। उस एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो 5300 मीटर पे जहाँ पे बेस कैंप है, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी बीमारी जैसे खांसी, सर्दी, ये भी जब एक बार आपको पकड़ लेती है तो जल्दी नहीं आपको छोड़ती है। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक ही वहाँ पे सॉल्यूशन है कि आपको नीचे डिसेंड करना पड़ता है टू लोअर एल्टीट्यूड। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जैसे सन ग्लासेस है, सन का रेडिएशन भी इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है हाइट पे, तो ठीक से सन ग्लासेस पहनना, वो पूरे कवर्ड होना, फिर मफलर डाल के अपना ये सब ढकना, सिर ढक के रखना, अच्छे से खाना पीना सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माउंटेनियरिंग से अब हमें ऐसा फील होता है कि माउंटेनियरिंग सिर्फ पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, प्लस क्योंकि मैं पहली बार 8000 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर रेगुलेटर, मास्क का यूज़ कैसे करना, उसके अंदर फ्रीज कैसे होता है वो मास्क, तो मास्क साफ करके वापस से उसको डालना, वो सब नया नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो पहली बार मुझे ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अनुभव हुआ। और मेरे लिए समिट पे पहुंचना एक ये बोनस था। मैं हमेशा अपने माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस पे सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि क्लाइंबिंग अप इज़ ऑलवेज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए ही मैं चढ़ रहा था कहीं पे भी, तो अपनी बॉडी और माइंड का पूरा ख्याल रखते हुए और कितनी मेरी कैपेसिटी है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये सब पूरा जिसको बोलते हैं ना एक सुसज्ज और समझदार दिमाग से वहाँ पे आपको काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एट स्टेक होता है। आप इतना पैसा डाल रहे हो, इतना टाइम डाल रहे हो, तो बहुत बार क्लाइंबर्स क्या है जज्बाती हो जाते हैं वहाँ पे, वो सिचुएशन को एट द मोमेंट वो नहीं समझते कि कितनी उसकी डीपनेस है, कितना उसका थ्रेट हो सकता है, और उनको लगता है कि बस क्योंकि मैंने इतना पैसा डाला है तो मुझे कुछ भी कोई भी हालत में ऊपर पहुंचना ही है। बहुत बार क्लाइंबर स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पे अनुभव किया, तो उनका फिर वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको बहुत बार हाई एल्टीट्यूड पे सिम्टम्स होते हैं, जैसे अपने लंग्स में पानी भरना या फिर अपने ब्रेन में पानी भरना चालू होता है, तो फिर वहाँ पे हेल्यूसिनेशंस होना चालू हो जाते हैं, और इस तरीके से फिर वो अपने सही दिमाग से सोच नहीं पाते। तो अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हुए और सिचुएशन को असेस करते हुए और कितनी अपनी काबिलियत है वो पहचान करके वो माउंटेन पे आपको चढ़ना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स से वो भी नहीं चढ़ पाए, लेकिन ये जो सीजन था पर्टिकुलरली 2023, ये 70 सालों में वन ऑफ द डेडलीस्ट सीजन ऑन एवरेस्ट गया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल डेथ्स पूरी रिकॉर्ड जो हुई वो 18 हुई, विच इज़ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एवरेस्ट। उसके अलावा जो नंबर ऑफ फ्रॉस्ट बाइट केसेस, जैसे मुझे भी एक फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ऐसे 60 to 70% क्लाइंबर्स, जिसमें इवन नेपाल आर्मी एक्सपीडिशन के जो क्लाइंबर्स थे उनको भी फिंगर्स और टोज वगैरह में फ्रॉस्ट बाइट्स हुए। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था काठमांडू में, सिविक हॉस्पिटल में, सो वहाँ पे देयर वर कंटिन्यूस पेशेंट्स जो आ रहे थे, बिकॉज दिस जो क्लाइमेट कंडीशंस जो इस बार चेंज हुई, क्योंकि पूरा जैसे आप मुंबई में भी देख रहे हो कि वेदर कंटिन्यूसली शिफ्ट हो गया, जो बारिश है वो जो 5 जून के आसपास आने वाली थी वो 12 जून के आसपास चली गई, तो पूरा जो वेदर पैटर्न है वो पूरा शिफ्ट हो गया था एवरेस्ट पे। अप्रैल में जब हम पहली बार बेस कैंप पे पहुंचे थे तब भी वहाँ पे इतना बर्फ और सब था जो यूजुअली मार्च में खत्म हो जाता था। तो हायर एल्टीट्यूड पे भी वही हालत थी कि विंड कंडीशन और जो टूवर्ड्स में जो शांत हो जाता है जनरली, जो जेट स्ट्रीम विंड्स कम हो जाती है, वो इस बार एक्सट्रीम विंड कंडीशन थी, टेम्परेचर्स बहुत कम थे, जिसके वजह से फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हुई क्लाइंबर्स में। और
इस साल नेपाल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड 478 परमिट्स दिए थे, जो कि अभी तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट परमिट्स है। तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक रेस लग गई थी कि क्योंकि वेदर विंडो शॉर्ट हो गई, जैसे ही एक समिट का विंडो खुला तो सारे क्लाइंबर्स को ऐसा था कि हमको जल्दी में जल्दी ऊपर पहुंचना है। तो वो एक दौड़ लगने में क्या होता है कि वो पीरियड में बहुत सारे क्लाइंबर्स एक शॉर्ट इसमें माउंटेन पे हो जाते हैं, तो एक रिस्क हो जाता है कि अगर आप आगे वाला स्लो चल रहा है तो आप उसके पीछे पीछे वही पेस पे चल सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे स्टीप स्लोप्स है, रात में आप ओवरटेक करने का चांस नहीं है, आपको सेफ्टी निकालना है, तो वो सब दिक्कत होती है, खास करके एक कमर्शियल माउंटेन एवरेस्ट जैसा जहाँ पे इतने सारे क्लाइंबर्स एक साथ हो जाते हैं। बाकी सारे माउंटेन्स पे कैसा है कि क्योंकि वो इतना उनका फेम नहीं है तो क्लाइंबर्स जो एक्चुअल जो क्लाइंब करना चाहते हैं वही पहुंचते हैं वहाँ पे। और ये एवरेस्ट कैसा है कि इवन जो कम एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स है, जो जिन्होंने इतने सारे अनुभव लिए नहीं है प्रीवियस एक्सपीडिशंस के 6000-7000 मीटर के, वो भी रहते हैं वो माउंटेन पे। तो आपको वो सब चीज़ें कंसिडर करते हुए और आपका क्लाइंब प्लान करना होता है। सो ये सब मेरे अनुभव थे एवरेस्ट पे। What was the most difficult phase of our expedition? For me, the most difficult phase which I believed was crossing the Khumbu icefall between base camp और camp 1। जो मैंने आपको वीडियो में भी जो बताया कि वो जो टेरेन है ना, वो टोटली एक मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस है, ऐसे लिटरली आइस सिरैक्स है, आइस टावर्स है जो कभी भी मूव होते हैं, कोलैप्स होते हैं, नीचे की ज़मीन खिसकते रहती है। और आपको बहुत हम जिसको बोलते हैं ना, एक लक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 2014 में देयर वर 16 शेरपास विच पास्ड अवे और द एंटायर सीजन हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज पूरा अपर पार्ट खुम्बू आइसफॉल का था वो पूरा कोलैप्स हो गया था। सो ये सीजन भी जैसे 3 क्लाइंबर्स जो थे इमेजिन नेपाल टीम के जो रोप फिक्स करते हैं, जो इनिशियल टीम गई थी शेरपास की, सो जस्ट हम बेस कैंप पहुंचे थे और वो उनकी बॉडीज भी रिकवर नहीं हो पाई। और जो उनके मेन जो टीम के कैप्टन थे मिंगमा जी, उन्होंने एक रेस्क्यू का भी ट्राई किया हेलीकॉप्टर से, बट उनका ये मानना था कि वो रीजन इतना डेंजरस हो गया था कि अगर और क्लाइंबर्स उनको रेस्क्यू भी करने जाते तो शायद और लाइफ जाती। तो वो रीजन ही इतना डेंजरस है और रात को हम वो क्रॉस करते हैं क्योंकि रात को वो ठंडा रहता है थोड़ा, सो थोड़ा हम बिलीव करते हैं कि स्टेबल होता है। पर जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा भी धूप गिरना वगैरह शुरू होता है तो वो नीचे का बर्फ पिघलना चालू हो जाता है। और कम से कम हम रात को जब बेस कैंप पे भी सोते थे तो यहाँ से वहाँ से कंटिन्यूस फॉल का आवाज़ आता था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई वॉर जोन में कहीं पे सो रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूस बम्बार्डिंग हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, तो बहुत स्कैरी था मतलब ऐसे। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये एक पोर्शन है जो बहुत डेंजरस है और ये अगर मैंने सेफली क्रॉस कर लिया तो ऊपर की जर्नी में मुझे उतना डेंजर फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ऊपर फिर आपको आपके थिंग्स आपके कंट्रोल में कि ज़मीन आप चढ़ सकते हो, आप सेफ्टी लगा के और वो सब कर सकते हो। तो ये एक था कि मेरे लिए मुझे लगा कि ये पार्ट सबसे डेंजरस था जो एवरेस्ट क्लाइंबिंग में मैंने अनुभव किया। बीइंग ए फादर कितना डिफिकल्ट होता है जब आपके बेटे इस तरह कुछ काम करते हैं और एक नहीं कई दफा करते हैं, बीइंग ए फादर है, क्या कहते हैं? मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने माउंटेनियरिंग का गोल बना के माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेके और फिर बेटे को भी ट्रेन किया है। और ट्रेन करने के बाद में देखिए डेंजरस तो थोड़ी सिचुएशन हमेशा रहती है, परंतु कुछ अचीव करना होगा तो आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत भी करना पड़ेगी। और मैंने हमेशा ये उसको प्रमोट किया। और इस बार भी जब पंखिल एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने भी निश्चित किया कि मैं भी उसके बेस कैंप तक जाऊंगा, जो बेस कैंप भी 17,500 फुट पे है और 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पे जाके और उसको मैंने सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा उसकी एबिलिटी पर। और उसके पहले उसने जो आमाडब्लम पीक की थी, जो टेक्निकल पीक थी, और ही वॉज 20th इंडियन टू क्लाइंब दैट पीक आमाडब्लम। अभी तक सिर्फ 20 भारतीयों ने वो आमाडब्लम पीक क्लाइंब किए, वो उसमें से 20वां पंखिल था। तो उसकी टेक्निकल एबिलिटी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने जो तैयारी की थी उस पर कॉन्फिडेंस था। और इसलिए फिर मैंने और मेरी वाइफ वर्षा, पंखिल की पत्नी और बेटी, सब लोगों ने उसको खुशी खुशी वहाँ पे जाने को अलाउ किया। और दूसरा भी एक और एडिशनल फैक्टर ऐसा था कि वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन अलाउड थे जो इंडिया में अलाउड नहीं है, और उसके कारण उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। दूसरा उसका एल्टीट्यूड हमको हमेशा जो उसका फ़ोन है उससे मिलता था, कहाँ पहुँचा क्या है। तो थोड़ा सा रिस्क तो था, परंतु
उसके साथ में हमको ऐसा कॉन्फिडेंस था और इसलिए हम लोगों ने अलाउ किया। किस तरह की इंजरीज से आप मतलब आपको रब्ता करना पड़ा, क्या क्या इंजरीज हुई है और नए बड़ी जो क्लाइंबर्स उनको क्या मैसेज देगा? सो मेरे को मेजर जो हुआ है वो फ्रॉस्ट बाइट हुआ है मेरे मिडल फिंगर में और फोर्थ फिंगर में। ऊपर का जो डिस्टल फैलिंग्स है, जो मतलब टॉप टिप है, उतना पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस ग्रेड 3 का फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। सो बेसिकली मेरा जो अनुभव रहा कि ये जो इसका मेन रीज़न है वो थोड़ा एक्सपोजर है 10 to 20%, बट इट इज़ मोर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एनवायरनमेंट। सो क्या हो रहा था कि मेरा ये सजेशन होगा कि जो माउंटेनियर्स खास करके जो एवरेस्ट पीक अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 8000 एक बेसिक 8000 जैसे चोयू हुआ या मानसलू हुआ, जो एक थोड़ा लो लेवल का है, जिसमें इतना टेक्निकल नहीं है, जिसमें क्लाइंबर्स कम होते हैं, विच इज़ लिटिल बिट ऑन द ईजियर साइड, आप वो अटेम्प्ट करो सो दैट आपको ये सारी चीज़ों का अनुभव होगा फर्स्ट हैंड कि आपको ऑक्सीजन मास्क हुआ, रेगुलेटर हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, वो सब कैसे यूज़ करना है वो इसमें, ताकि आप जब एवरेस्ट पे जा रहे हो तो आपके लिए वो नया टेरिटरी नहीं हो। मेरे लिए कैसा हुआ कि मेरे साथी जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने कैंप 2 से ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया था। मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे था, तो मेरी टीम के शेरपास थे, उन्होंने कहा कि आप कैंप 3 में सोते वक्त आप यूज़ करना। और मैं वहाँ से सोते वक्त जब मैंने पहली बार यूज़ किया तो वो मास्क और रेगुलेटर में से कुछ ऐसा मोटर जैसा आवाज़ आना चालू हो गया था, तो वो उस चीज़ से मुझे इरिटेशन होना चालू हो गया, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बार बार उसको हटा रहा था, लगा रहा था। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था तो वो सब अनुभव मुझे पहली बार हो रहे थे। और जब इवन मैं समिट पुश पे था तो मैंने थोड़ा सा समिट पे भी फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोस निकालने के लिए थोड़ा सा हाथ वगैरह निकाला। प्लस मैं जब रिटर्न हो रहा था तो क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उस वजह से मेरा बैल्कनी पे जब मैं रिटर्न हुआ तो वो लास्ट का 1-1.5 घंटा में ऑलमोस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने डिसेंड किया, क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका था तब तक, तो बहुत कम सप्लाई था। मैं कम सप्लाई पे भी मैनेज करके जितना पहुंचा उतना, और फिर बंद करके मैं नीचे उतरा। तो वो क्या होता है कि आपको वो जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको बहुत क्रिटिकली प्लान करना होता है आपकी टीम मेंबर्स के साथ कि कौन से एक्सपीडिशंस कब जा रहे हैं, और हम ऐसा प्लान करें कि थोड़ा डिले करें या आगे जाए उस हिसाब से, ताकि क्लाइंबर्स कम हो वो टाइम पे, ताकि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैनेज हो सके। वैसे तो एवरेस्ट पे ये हर साल का प्रॉब्लम है। लाइक 2019 में भी जो बहुत फेमस फोटो गया था निम्सदाई का, जिसमें बहुत बड़ी लाइन लग गई थी क्लाइंबर्स की, तो ये हर साल होता है, ये एक पर्टिकुलर साल का नहीं है, और इसमें कोई ये नहीं है, हर साल होते रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग जिसको बोलते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नेपाल गवर्नमेंट। एवरेस्ट दे कंसिडर इट इज लाइक अ मिल्किंग काउ, और उनके लिए दे डोंट कंसिडर इट कि हमको रिस्ट्रिक्ट करना है परमिट्स या किसी को एक पर्टिकुलर धोरण मान के कि यही क्लाइंबर्स को अलाउ करेंगे ऐसा, क्योंकि बहुत ईजी है माउंटेन्स में आपको ये सब चीज़ें। इवन स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स भी नहीं जा पाते और बहुत कम एक्सपीरियंस वाले भी जा पा रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा ये प्रमोट वगैरह हो गया है, तो एवरीवन थिंक्स कि इट इज़ नॉट अ सीरियस माउंटेन, बट एवरी 8000 इज़ अ सीरियस माउंटेन। आपको वो एल्टीट्यूड का हमेशा चैलेंज रहेगा, तो आपको अच्छे से ट्रेन करना है अपनी बॉडी को, माइंड को। आप पहले अनुभव लीजिए, नीचे के माउंटेन्स करिए, 6000 मीटर के, 7000 मीटर के, और किसी के बहकावे में मत जाइए या ऐसे ही कि चलो 17 साल का, मेरे साथ एक 17 साल का लड़का था मुंबई का, उसने सबमिट किया, तो अभी उसने सबमिट किया मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे इंस्पायर होकर कोई भी पहुंच जाए एवरेस्ट पे कि उसने अगर कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आप आपकी बॉडी और आपके माइंड को पहचानिए, आप आपके हिसाब से ट्रेन करिए, और स्किल्स और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप इतना पैसा डालने वाले हो, इतना आप टाइम देने वाले हो, इतना आपको एनर्जी लगने वाला है, तो माइट एज वेल आपका फर्स्ट जो चांस है ऑन एवरेस्ट, मेक इट काउंट by being really prepared, by making your body and mind to be actually ready to be on top of the world. So यही मेरा मैसेज है माउंटेनर्स के लिए।